नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन द मैसेंजर में आपका स्वागत करता हूं। आज जब लोगों की आंखें खुली तो खबरों पे छाया हुआ था आयकर की छापेमारी। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप सचिव और उनके कुछ परिचितों के घरों पर सुबह सूरज उगने से पहले आयकर विभाग की टीम वहां दस्तक दे चुकी थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव के अब बेहद वोटिंग के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन झारखंड में कुछ बेसिक मुद्दे, बुनियादी मुद्दे जो आम लोगों के हैं वो गायब नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर बात हो रही है और इन मुद्दों पर हम साथ में चर्चा करने के लिए आज के मौजूदा जो छापेमारी चल रही है उससे भी जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अरविंदर सिंह देओल उर्फ बटर सिंह। स्वागत है आपका बटर जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग आई है उस ब्रेकिंग पर ही आपका कमेंट ले लेते हैं कि आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और मुख्यमंत्री के ठीक दाहिने तरफ जो शख्सियत है आप सचिव सुनील श्रीवास्तव, उनके घर पर छापेमारी चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इनकम टैक्स की छापेमारी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, छापेमारी कर सकती है। बट मेरा इतना कहना है कि इट इज़ इल टाइम्ड, वो अपना काम करे। बट समय जो है वो देख के इल टाइम्ड है बीच इलेक्शन में, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जितने भी लास्ट आप रेट्स देख लीजिए, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा था और ऑपोजिशन से रिलेटेड जो भी लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाता है कि गवर्नमेंट एक इसको कहते हैं टू गेट बैक एट इट, या फिर मतलब बदला लेने की राजनीति से, या फिर ऑपोजिशन की आवाज़ दबाने की राजनीति से। बट अब चूंकि छापेमारी हो चुकी है, क्या मिला क्या नहीं मिला अभी तक किसी को पता नहीं है। और जो भी होगा इस पे जिनके यहाँ छापेमारी हुई अब उनको जवाब देना होगा। ही हैज़ टू कम क्लीन और उनकी जवाबदेही होगी। बट देखिए, कुछ शक की सुई कहाँ उठती है कि कल हमने देखा रात को 12:40 पे किसी का ट्वीट आता है, एक्स पे पोस्ट आता है कि सुबह एक राजनीतिक भूचाल होगा, और सुबह ये खबरें आती हैं। अब उनको कैसे पता? ये सब तो जानकारी बहुत कुछ जो कर रहा है उसके अलावा इससे पहले भी निशिकांत दुबे सांसद, उनके ट्वीट आते रहते थे। दुबे जी भी ट्वीट करते हैं, उसके बाद फॉलो अप होता है एजेंसियों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई करता है कि ये निष्पक्ष होकर ये एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं और किसी के कहने पे एक बदले की भावना से किया जा रहा है। बहरहाल जो होना था हो चुका है। अब जिनके यहाँ, क्योंकि देखिए आप इससे पहले भी ईडी ने बहुत जगह छापेमारी की, मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। आशा करता और ये सब कुछ इस चुनाव के दरमियान ही देखने को मिला ये है। सब चुनाव, देखिए ये सब तो बाद में भी हो सकता था या पहले भी हो सकता था, बट चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, और ऐसे अब नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो हम इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते। बहरहाल अब जो भी फैक्ट फाइंडिंग्स आए, इनकम टैक्स में अगर उनको मिलता है कि जैसे इनकम टैक्स ने एक कांग्रेस धीरू भैया के यहाँ छापामारी की थी, और सबसे हैरानी की बात होगी कि इनकम टैक्स को उस पैसे पे, जितना पैसा उन्होंने टैक्स नहीं दिया उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा उनको। तो सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ा जितने दिन पैसे उन्होंने रोक के रखे। तो अब देख लीजिए, बदले की भावना में अपना ही नुकसान, जनता के पैसे का नुकसान कर रही है। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता, जब तक खबरें आ चलिए अब मैं इसको कुछ नहीं बोलता। चलिए अब चुनाव की तरफ दाखिल होते हैं। बीजेपी की एक बड़ी टीम, पूरे देश भर की सीनियर लीडर्स फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। दूसरी तरफ दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व और एक मौजूदा मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी, लगता है कि फेयर इलेक्शन की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? देखिए, अब इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि फेयर एंड फेयर अब इस इलेक्शन में रहने गया, या किसी भी इलेक्शन में रहने गया। अब लोगों को दिमाग में बैठ चुका है कि इलेक्शन इज नो मोर फेयर, है ना।
तो इस पे बहुत सारी चीज़ें बोली भी गई हैं, मीडिया में आई भी हैं, तो मैं बार बार उसको रिपीट करूं, कैसे सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाता है दूसरी पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए। तो बट जिस तरह से देखिए, सबसे बड़ी फाइंड हम अगर कहें तो झारखंड को या जेएमएम को तो कल्पना सोरेन जी के रूप में मिली है। तो इट्स अ गॉड सेंड, मतलब वो जिस कल भी मैंने इसको पोस्ट किया था कि एक शी इज़ लाइक एन एंजल सेंड बाय गॉड। एंड जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटीज़ और जो भीड़ हो रही है उससे देखने में लगता है कि एक तरफ जिसको कहते हैं ना महाभारत में कि कौरवों की सेना थी, 100 कौरव थे और उनके साथ सब बड़े बड़े दिग्गज थे, तो वो बीजेपी का हाल है। और यहाँ एक तरफ 5 पांडव थे और भगवान का आशीर्वाद था, श्री कृष्ण खुद थे। तो मुझे लगता है कि पांडव और कौरव की एनालॉजी ली जाए तो इस तरफ हेमंत जी और कल्पना जी जिस रूप में आई हैं, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बल मिला है इंडिया गठबंधन को। बुनियादी मुद्दे गायब हैं इस चुनाव में। कुछ काल्पनिक मुद्दे लाए। काल्पनिक, देखिए चुनाव जनता को क्या मतलब है? आज के दिन में भारत की जो लोकतंत्र में जो नैरेटिव है वो इतना गिर गया है। मंदिर मस्जिद, पहले देखिए कहते थे मंगलसूत्र लूट लेंगे, फिर गाय खोल के ले भैंस खोल के ले जाएंगे, नलके की टूटी खोल के ले जाएंगे। आज कह रहे हैं कि बेटी लेके चले जाएंगे। तो मेरा तो कहना है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर होगा वहीं पर ये सब हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री देश का लीडर अगर ये है और वो अगर बहुत स्ट्रांग है, 56 इंच का सीना है, नॉन बायोलॉजिकल है और वो कह रहा है कि आपके यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो ये दिखाता है कि वो उसके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। जब किसी की भैंस खोली जा रही है, इतनी अराजकता फैल चुकी है इस देश में, तो उस लीडर को तो देश का प्रधानमंत्री रहने का कहलाने का कोई हक नहीं है। देखिए, बांग्लादेशी मुद्दा और स्पेशली संथाल परगना, जैसे हम जब लोकसभा चुनाव देखते हैं तो लगता है कि चुनाव सिर्फ कश्मीर में हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ कश्मीर के मुद्दे उछाले जाते हैं। इस वक्त वैसे ही परिस्थितियां झारखंड के साथ है। पूरे झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ संथाल परगना और घुसपैठियों की जा रही है। क्या ये घुसपैठी वाकई एक बड़ा मुद्दा है झारखंड का, या उससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो झारखंड के एग्जिस्टेंस का सवाल है, स्थानीयता का मुद्दा है, दूसरी तरफ ट्राइबलों के एग्जिस्टेंस का, उनके वजूद का सवाल है। इन सब सवालों पर ना ही आपकी पार्टी कुछ काउंटर कर रही है, बोल रही है कि हम अगर ऐसा होगा तो हम बांग्लादेशी मुद्दों के सवाल का समाधान निकालेंगे। ठीक है, बीजेपी ये बात अपनी तरफ से रख रही है, लेकिन आपकी तरफ से इस पर कोई ऐसे समाधान की तरफ बयान नहीं आ रहा है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है, टोटल मुद्दा जो क्रिएट किया है, ये फेक नैरेटिव है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फेक नैरेटिव है। मैंने जो केंद्र, एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो एक एफिडेविट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह जी के अंडर है, उनके एक अफसर है मिस्टर रावत, उन्होंने यहाँ हल्फनामा दायर किया, शपथ पत्र दायर किया हाई कोर्ट में। तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास है। तो सबसे पहले एक तो मैंने फिर कुछ हिस्टोरिक, मैं जाके मैंने बहुत सारे कुछ हिस्टोरियंस को भी पढ़ा जो जिन्होंने लिखा है। एक तो जो 1951 का पॉपुलेशन का जनसंख्या दी जाती है, तो उस समय जो संथाल परगना का स्वरूप था, तो इट्स जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सेब और संतरों को कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो संथाल परगना का जो स्वरूप था 1951 में और आज जो स्वरूप है वो सेम नहीं है। वो एक वृहद क्षेत्र था। आज जो घट के जो संथाल परगना के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो सेम एरिया नहीं। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस वो है क्योंकि बीरभूम जो बंगाल का एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई संथाली लोगों की। बांका, भागलपुर और जमुई, आप हैरान हो जाएंगे वहाँ पर संख्या देख के ट्राइबल्स की, जो 2011 की ये है, जबकि ये टोटल एरियाज नॉन ट्राइबल हम काउंट करते हैं। बट आप वहाँ पर 6 से 7 लाख ट्राइबल्स की जनसंख्या है और ये सारा संथाल परगना से बॉर्डर एरिया है ना, और बहुत पोरस एरिया है। तो ये फैक्टर इन नहीं किया गया।
दूसरा सबसे मैं आपको एफिडेविट के पॉइंट्स बताता हूं। मैंने एफिडेविट है, उसका पॉइंट्स देखिए, एक पूरा इन्होंने 47-48 पॉइंट्स में जवाब दिया है, जिसमें 40 पॉइंट में अपना महिमा मंडन किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर इस देश में इतने बांग्लादेशी हैं तो किसका फेलियर है? वो महिमा मंडन कर रहे हैं कि हम ऐसे रोक लिया, हमने ऐसे रोक लिया, तो फिर ये आए कहां से लोग? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं कि 2000 पॉइंट नंबर 37 में 38 में ई में लिखा है उन्होंने, ये जो 44% और 28% का जो नैरेटिव चला रहा है। उन्होंने कहा कि भाई 90% हिंदू थे, 9.43% मुस्लिम थे और 0.18% क्रिश्चियन थे। ये टोटल 99 पॉइंट कुछ परसेंट होता है। इसमें से 10,37,000 ट्राइबल थे जो हिंदू में से ही थे, क्योंकि मुस्लिम में तो ट्राइबल होंगे नहीं, और क्रिश्चियन 4,000 थे, तो मान लीजिए कि वो 4,000 ट्राइबल। अब जो 2011 के आंकड़े हैं, उन्होंने 100% नहीं बताया, उन्होंने 94 पॉइंट सम परसेंट बताया। तो 6% कौन है इसका कोई पता नहीं। अब वहाँ सिख तो हो नहीं सकते 6%, बौद्ध हो नहीं सकते, जैन हो नहीं सकते, तो कौन है वहाँ पर? तो ये 6% मिसिंग का जो है, ये कौन है? और 4.821% जो 2,93,000 क्रिश्चियन है, ये कौन है? एंग्लो इंडियंस तो हो नहीं सकते। ये ट्राइबल जो कन्वर्ट हुए हैं, तो वो ट्राइबल नहीं रह गए क्या? अगर सरना और क्रिश्चियन में ये अलग लड़ाई चल रही है, बट है तो ट्राइबल एसटी, तो ये इन्होंने जोड़ा नहीं। तो आप वो 6% और ये 4% जोड़िए, 10% हो गया, तो 28 और 10 कितने हो गए? 38%। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आता हूं, मैंने आपको कहा कि बांका, बीरभूम और ये सब करके वो करीब 7 लाख पॉपुलेशन होती है। अगर वो करे तो वो 10% होते हैं। तो मैं अगर पूरे को लूं तो 48% ट्राइबल है, कहां से 28% रह गए? तो ये गलत नैरेटिव, पर इतना पैसा इसमें जा चुका है फेक नैरेटिव सेटअप करने में कि ये बातें सोचने को कोई तैयार नहीं है, और ये बातें कोई उठा भी नहीं रहा है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठा रहा है, बट ये कहना कि और इसमें ही दिखा रहा है ना कि 10,37,000 से खुद मान रहे हैं कि 19,59,000 तो ट्राइबल हो गए, डबल तो ट्राइबल 100% तो बढ़ गए। ये खाली संथाल परगना में। अगर 4% मुस्लिम के जोड़े हैं, जो 6% नॉन अकाउंटेबल है वो जोड़े, और ये बीरभूम और बॉर्डर एरियाज के ट्राइबल को जोड़े, तो ये तो ट्राइबल्स तो ज्यादा है आज के दिन में परसेंटेज में, अगर उसको लिया जाए। एक औसत संख्या जो है वो ज्यादा है, पर जो बाहर के लोग माइग्रेट करके वहाँ आ रहे हैं और वहाँ बस रहे हैं, शायद उसकी वजह से डेमोग्राफी की चेंजेस की बात कर रही हैं। तो आप देखिए ना, हिंदू थे 10 लाख जो 1951 में, 20 लाख टोटल हिंदू थे, उसमें 10,37,000 ट्राइबल थे, तो बाकी हिंदू थे 9 लाख कुछ हजार। वो आज 47 लाख हो गए, 5 गुना बढ़ गए हिंदू। उस पर तो उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। अगर मुस्लिम बढ़ गए, डेमोग्राफी चेंज होगी तो बहुत प्रॉब्लम है। क्यों भाई? मैं ये बोलता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि बांग्लादेशी मुसलमान आर नॉट वेलकम हियर, पीरियड। कोई भी चाइनीज हो, नेपालीज हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अगर भारत में आता है और भारत के रिसोर्सेज पे अपना हक जमाता है, हमारे लोगों का हक छीनता है, वो अनएक्सेप्टेबल है किसी को भी। ये बीजेपी जेएमएम का इसमें कुछ नहीं है। बट आप ब्लैंकेट ऑर्डर, जनरल ऑर्डर नहीं दे सकते कि हर मुसलमान बांग्लादेशी है, ये तो नहीं कर सकते। तो आप उनको करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पॉइंट नंबर अपने इसमें पैराग्राफ में एक बताया कि खुद इन्होंने बताया कि कितने हैं बांग्लादेशी हमने जो पकड़े हैं। ये 2024 का एफिडेविट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि करीब 270 केसेस इन्होंने पकड़े। उसमें उद्भेदन हुआ जो 270, वो कंप्लीट झारखंड से पूरे रिलेटेड, झारखंड से हाँ, रिलेटेड। वो सिर्फ तो उसमें संथाल परगना भी है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में एट द एंड 46 में है शायद कि स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई हुई है, चीफ सेक्रेटरी, एफएफआरओ, कैलकाटा, बहुत सारी एजेंसीज के लोग मिलकर एक कमेटी ऑलरेडी झारखंड में है जो इस मामले को देख रही है। तो फिर बोलते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि, और मीडिया को ऐसा इन्होंने मैनिपुलेट किया कि अब दूसरों की आवाज, मतलब लोग सुनेंगे ही नहीं, उनकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं सकती। इतना झूठ जो फैला दिया गया, जैसे बोलते हैं ना मोदी जी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो वही हो गया कि इतना झूठ फैला दिया गया कि कोई इसकी सच्चाई जानना नहीं चाहता।
क्या लगता है कि झारखंड का चुनाव झारखंड बनाम केंद्र हो गया है? ये झारखंड बनाम केंद्र नहीं, ये हो गया है कि यहाँ के झारखंड के लोगों की प्राइड बनाम पैसा, जो वो इस प्रदेश की मिनरल्स और इसके लूट के अपने कॉरपोरेट साथियों को देना चाहते हैं, उसका हो गया। झारखंड की अस्मिता से हो गया। देखिए देखिए उनके नारे में क्या था, बेटी रोटी माटी, बीजेपी का नारा। तो मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ। रोटी का तो आपने देख लिया कि 80 करोड़ के हाथ में कटोरा थमाया हुआ है, 300 रुपये का राशन दे रहा है कि भाई तुम चुपचाप राशन लो, नौकरी की बात मत करो, एम्प्लॉयमेंट की बात मत करो, कुछ मत करो। माटी की बात करते हैं तो हमने देखा कि कैसे बीजेपी सरकार ने भी जब रघुवर दास थे उन्होंने CNT एक्ट से छेड़छाड़ करके कि कैसे ज़मीन दिया जा सकता है कॉरपोरेट्स को। हसदेव जंगल का हाल देख रहे हैं कि आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। तो इनको माटी चाहिए अपने मित्रों को देने के लिए। अब बेटी, तो बेटी का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि NCRB है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो हर साल आंकड़े जारी करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि NCRB ने 2022 के बाद आंकड़े नहीं जारी किए। उनकी वेबसाइट पे जाइए तो लास्ट जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं क्राइम के, स्पेशली वुमेन के, वो 2022 से। तो जो इतने मतलब बड़े 56 इंच के सीने वाले हैं, ये कैसे कर रहे हैं, कोई भी आंकड़े जो इनके अगेंस्ट है वो बाहर नहीं आना देना चाहते। तो 2022 के आंकड़े लेते हैं तो बेटी बचाओ का जो सबसे, तो टॉप 3 स्टेट्स UP, MP, राजस्थान, तीनों बीजेपी के स्टेट्स हैं। सबसे ज़्यादा औरतों का अत्याचार वहाँ हो रहा है। और इस देश में हर दिन 81 रेप, और हर घंटे 2022 के हिसाब से हर एक घंटे 51 औरतों पे अत्याचार का मामला दर्ज होता है। तो ये कौन सी बड़ी शान की बात है। पिछले 10 सालों में हर साल इंक्रीज हुआ है, घटा कभी नहीं। और NCRB का आंकड़े में एक बहुत रोचक चीज़ ये थी कि झारखंड का 2019 में जब रघुवर दास थे उस समय 8,200 कुछ मामले थे, जो हेमंत जी के आने के बाद 7100 रह गए। तो मतलब हेमंत जी एकमात्र ऐसे झारखंड ऐसा था जहां पर मामले में कमी आई, 1000 मामले में एवरेज में कमी आई है साल में। तो हम कैसे मान लें कि यहाँ बेटी तो बचानी चाहिए इनसे, जो लोग कर रहे हैं। अब देखिए, रेप तो रेप होता है, औरत की, किसी बहन की, माँ, बेटी की अस्मिता लूटी जाती है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ST है कि फॉरवर्ड कास्ट है, स्वर्ण है कि सिख है कि बौद्ध है, ये देखते हैं। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर का रेप हुआ, घिनौनी हरकत बंगाल में हुई तो राष्ट्रपति तक को तकलीफ हो गई। पर UP में रेप हुआ, एक पुलिस SI का रेप हो जाता है, मेला से लौट रही है, किसी के मुंह से आह नहीं निकली। तो ये रेप को भी जाति और धर्म में बांट रहे हैं। जहां पर इनको करना होता है वहां यूज, आप देख लीजिए झारखंड में आप हर नेता के मुंह से सुनेंगे 3-4 नाम जो हैं, जो फेमस केसेस हुए। तो आप ये बताइए कि वो नाम पे लेके रेप को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अब 20 लोगों की मौतें हो गई, बच्चों की बहुत दुख भरी इसमें भर्ती में। आपने देखा कि 2019 में पुलवामा अटैक, शहीदों पर पॉलिटिक्स की, उनके नाम पे वोट मांगे। आज झारखंड में देखिए इन 20 बच्चों की मौतों पे वोट मांग रहे हैं, जबकि सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया। आगे भी उनके लिए कुछ कुछ करने की सोच रहे हैं, एक पॉलिसी बनानी पड़ी। और बहुत सारे ये बच्चों की आज तक जहाँ रिपोर्ट नहीं आई कि क्यों मौत हुई। ये रिपोर्ट आने दीजिए, ये इतना इजी नहीं है। क्या कोविड वैक्सीनेशन के कारण था या स्टेरॉइड्स के कारण था, ये मैं कुछ नहीं बोलना चाहता जब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट आ नहीं जाती। बट ये सब बातें हैं, ऐसा बाजार में है, और उनके परिवार के करीबी लोगों के द्वारा बताया गया कि ऐसे मामले हो सकते हैं। बट आप तो मौत पे पॉलिटिक्स, मौत पे वोट मांगेंगे, रेप पे वोट मांगेंगे, बट कितनी नौकरियां दी हैं उस पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। महंगाई, डॉलर, ट्रंप जीत गया। देखिए ट्रंप जीता अमेरिका में, कितने खुश हैं यहाँ लोग कि हमारे, पर ट्रंप सबसे ज़्यादा, और साथ में डॉलर भी 84 रुपीज़ आज तक हिस्टोरिक हाई हर दिन बना रहा है, हर दिन डॉलर गिर रहा है। पर हमारे प्रधानमंत्री की छाती उतनी चौड़ी हो रही है। और यही प्रधानमंत्री थे जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय बोलते थे कि अगर डॉलर रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है।
तो आज के हिसाब से तो पताल में देश की इज्जत होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दरअसल झारखंड में जो लड़ाई है वो सत्ता के साथ संसाधनों पर स्वामित्व पाने की लड़ाई है, और शायद यही वजह है कि पूरी देश इस झारखंड विधानसभा चुनाव पर अपनी पैनी नज़र रखता है। जवाब हर नेताओं का आ रहा है, बस जनता के जवाब का इंतज़ार है। सहयोगी रतन लाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।